महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मुल्क के रिजर्व्स दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। डॉलर जो है वो अपनी बुलंद सतह पे ट्रेड कर रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी बहुत जल्द श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट होने जा रहा है। चले जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैजान नज़ाम मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। अगर आप नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरे चैनल से कभी भी कोई चीज़ अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्दर मोर अगर आपको मेरी वीडियो से कोई वैल्यू मिले तो मैं आपको कहूंगा इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है डेब्ट, और इसमें पाकिस्तान अकेला शामिल नहीं है, बल्कि अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बात करूं तो करीब दुनिया में 17 ऐसी पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी इस डेब्ट की बर्डन की वजह से बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होंगी। अब इस बात को समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। देखें, जब कंट्रीज कर्जा लेती हैं खास करके IMF से, तो वो डॉलर में लेती हैं, डॉलर में उसकी रीपेमेंट करती हैं और डॉलर में ही इंटरेस्ट पेमेंट करती हैं। अब जब डॉलर महंगा होता है, जैसे कि आज की तारीख में हो रहा है, तो इस कर्जे की वैल्यूएशन उनकी लोकल करेंसी में बढ़ जाती है। तभी आप आजकल लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि देखें कर्जा जो है वो आपकी करेंसी में इतना ज्यादा बढ़ गया है, पाकिस्तानी रुपये में इतना अरबों खरबों रुपए पहुंच गया है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। सपोज करें आज से 1 साल पहले आपने $1 लाख का कर्जा लिया। अब उस टाइम पे डॉलर की प्राइस क्या चल रही थी? करीब 170 रुपीज चल रही थी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करें आज से 1 साल पहले आपने $1 लाख का कर्जा लिया। अब उस टाइम डॉलर की वैल्यू क्या चल रही थी? करीब 170 रुपीज चल रही थी। तो इस कर्जे की वैल्यू आपकी लोकल करेंसी में कितनी हुई? 170 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख करीब 17 मिलियन हुई। लेकिन आज की तारीख में डॉलर 200 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आज की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब आपके कर्जे की वैल्यू 20 मिलियन को पहुंच गई। अब आपने और कर्जा लिया नहीं, लेकिन सिर्फ डॉलर मजबूत होने की वजह से और आपकी करेंसी की वैल्यू गिरने की वजह से आपका कर्जा 3 मिलियन से बढ़ गया। और ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बहुत छोटे से फिगर समझाया। अगर हम पार्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें तो हमारी तो कर्जों की दास्तान बहुत बड़ी है। पाकिस्तान तारीख में करीब 22 बार IMF से बेल आउट हो चुका है, यानी करीब 22 बार IMF ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। और IMF के अलावा पाकिस्तान ने इसके अलावा बाकी कई जगहों से कर्जा लिया है, जैसे चाइना हो गया, मिडिल ईस्ट कंट्री हो गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और इसके अलावा दूसरी जगहों से भी पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। इसकी वजह से पाकिस्तान के हालात कुछ ज्यादा बदतर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इतना ज्यादा कर्जा लेने के बावजूद भी पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हुए? बल्कि हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 सालों में तो पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखें, इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट्स और हमारे इदारे। लेकिन इन पर बात करने से पहले IMF के बारे में बात करते हैं। देखें, IMF का बनाने का मकसद जो था वो ये था कि वो कंट्रीज को स्टेबलाइज करेगा। अगर कोई कंट्री में मसला हो रहा है, उन्हें कर्जे लेने की जरूरत पेश आ रही है, तो वो उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस देगा, उन्हें बताएगा कि देखें आपके यहाँ पर क्या मसला है, हम आपको कर्जा देंगे, आप यहाँ पर इस कर्जे को लगाएं तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन विद टाइम ये प्रूफ हुआ है कि IMF कंट्रीज को उनके पैरों पे खड़े करने के बजाय उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट करता चले जाता है, जिसे आप डेब्ट ट्रैप कहते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं किया गया, बल्कि अगर मैं आपको साउथ अमेरिकन कंट्री ब्राजील की एग्जांपल से समझाऊं तो करीब 1980 में ब्राजील की डेब्ट $72 बिलियन थी। अगले 18 सालों में ब्राजील ने करीब $146 बिलियन की डेब्ट सर्विसिंग की। पहले आप समझ लीजिए कि डेब्ट सर्विसिंग क्या होता है। जब आप कर्जा लेते हैं और इसको वापसी रीपे करते हैं ना, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, फर्दर मोर अगर आपने लेट पेमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर जो एडिशनल चार्जेस होते हैं, जब आप ये सब मिला के पे करते हैं ना तो उसे डेब्ट सर्विसिंग कहते हैं। तो अगले 18 सालों में ब्राजील ने $146 बिलियन की डेब्ट सर्विसिंग की। लेकिन इसके बावजूद भी आपको क्या लगता है ब्राजील के हालात बेहतर हुए? बल्कि बद से बदतर हो गए, क्योंकि 1998 में इतनी डेब्ट सर्विसिंग के बावजूद ब्राजील की डेब्ट $231 बिलियन को रीच कर गए। अब ऐसा क्यों हुआ? देखें, इससे डेब्ट ट्रैप कहने की एक वजह है, क्योंकि इसमें अगर एक बार कोई कंट्री फंसती है तो बहुत मुश्किल से इससे निकलती है। क्योंकि देखें, बाज दफा ऐसा होता है कि कंट्रीज इतना कर्जा ले लेती हैं या फिर उन्हें इतना कर्जा दे दिया जाता है जिसे वो वापसी रीपे नहीं कर सकती। अब वो क्या करती हैं कि पहला कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेती हैं, फिर दूसरा कर्जा उतारने के लिए तीसरा कर्जा लेती हैं। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है
इन द एंड कंट्री इस हालत में पहुंच जाती है कि उसके पास एक रुपया नहीं होता वापसी लौटाने के लिए। अगर हम पार्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो इस दलदल में ऐसा फंसा है कि इससे निकलना इसका मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो इस हालत में पहुंचा है इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। क्योंकि देखें, अमूमन क्या होता है कि आप जब कर्जा लेते हैं तो उस चीज पर खर्च करते हैं जिसकी वजह से आपको कर्जा लेने की जरूरत पेश आई। जैसे कि अगर आपको कर्जा लेने की जरूरत इसलिए पेश आई है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे कर्जा लेके अपना कोई काम शुरू करें ताकि आपको वापसी कर्जा लेने की भी जरूरत पेश नहीं आए और आप ये कर्जा वापसी लौटा सकें। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा गई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा रीजन जो है ना कर्जा लेने का, वो ये पाकिस्तान का काफी अरसे से ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से चीजें बाहर कम जा रही हैं और पाकिस्तान में चीजें ज्यादा आ रही हैं। हमारे यहाँ से डॉलर बाहर ज्यादा जा रहा है और मुल्क में डॉलर कम आ रहा है। अब देखें, ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब ट्रेड डेफिसिट होता है तो उसका सीधा सीधा असर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे पड़ता है और वो जब कम होते हैं तो आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। अब बजाय इसके कि हमारी गवर्नमेंट्स उस चीजों पे काम करती जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती, ज्यादातर हर गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस कर्जे का इस्तेमाल या तो इंपोर्टेड आइटम खरीदने के लिए किया या इस कर्जे का इस्तेमाल करके डेब्ट सर्विसिंग की, हमने जो पुराना कर्जा लिया है उसको उतारा, या फिर सब्सिडी दे दी, और या फिर इस डॉलर का इस्तेमाल करके अपनी ही करेंसी को खरीदा, जिसकी वजह से फॉर अ टाइमिंग शॉर्ट टर्म के लिए क्या हुआ कि रुपये की वैल्यू ऊपर चली गई और डॉलर की वैल्यू नीचे चली गई। और ये काफी अरसे से हुआ है और अभी भी ये होता है। अगर हमारे पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स ने थोड़ा मुल्क का और दूर का सोचा होता तो आज ये हालात नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान अपना ज्यादातर डॉलर जो है वो ऑयल को खरीदने में खर्च करता है। और आज जो हमारे यहाँ पर इतना ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतनी तेजी से गिर रहे हैं, उसकी भी वजह यही है। क्योंकि देखिए, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ इस महीने की बात करूं, मई की, तो हमारी गवर्नमेंट 118 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की सब्सिडी दे रही है, जो कि करीब 600 मिलियन डॉलर होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई क्या हो गया है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। देखें, ये जो हमारे बच्चे कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, ये यहीं से आ रहा है। और एक अंदाजे के मुताबिक ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2 महीने से ज्यादा चलने वाले नहीं है। 2 महीने बाद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि देखें, पाकिस्तान ये जो इतना ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, इसका अच्छा खासा हिस्सा पाकिस्तान एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम करता है। क्योंकि पाकिस्तान 64% से 57% तक अपनी जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है वो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके करता है। डिस्पाइट इसके कि पाकिस्तान एक ऐसी ब्लेसफुल कंट्री है जिधर आप सोलर का इस्तेमाल करके, वाइंड का इस्तेमाल करके, हाइड्रो का इस्तेमाल करके और या फिर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके भी एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, जो कि इससे कहीं ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं किया गया। अगर ऐसा किया गया होता तो हमारे यहाँ पर ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहे हैं, हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है, ये नहीं होती। चलें छोड़ें। दूसरा रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान कर्जा लेता है वो ये है कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं और हमारे रेवेन्यूज कम है। हमारी चादर जो है ना वो छोटी है, लेकिन हमारे पैर जो है ना वो बहुत पूरे बाहर निकले हुए हैं, जिसे आप फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब बजाय इसके कि हमारे खर्चों को कम किया जाता, इस कर्जे के पैसे को ऐसी जगहों पे लगाया जाता जहां से हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ सके, हमारे रेवेन्यूज बढ़ सके। ऐसा कुछ नहीं किया गया। और तो पिछले 2-3 सालों में इसके ऊपर काम किया गया है, लेकिन ये कबाड़ा जो है वो सालों पुराना है। अब यहां तक तो हमने समझ लिया कि इस कर्जे की वजह से हमें क्या नुकसान हुआ है। दूसरी रीजन की तरफ चलते हैं। तो देखें, दूसरा रीजन जो है वो है रशिया यूक्रेन वॉर, और इसमें भी पाकिस्तान अकेला शामिल नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट 3 डायमेंशनल क्राइसिस के मुताबिक दुनिया में करीब 107 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि रशिया यूक्रेन वॉर से अफेक्ट होंगी। ये रिपोर्ट इस अफेक्ट को 3 चीजों में बयान करती है। पहला ये कि या तो उनके यहाँ पर फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, नंबर 2 या तो वहां पर एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, नंबर 3 वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो बढ़ जाएंगे। इन 107 कंट्रीज में से 69 ऐसी कंट्री है जिनके यहाँ पर तीनों होगा, यानी उनके यहाँ पर फूड प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे और फाइनेंशियल क्राइसिस भी बढ़ जाएंगे। ये वो 69 कंट्रीज हैं जिनका हाल शायद श्रीलंका की तरह हो सकता है। पाकिस्तान का नाम उन 36 कंट्रीज में आया जो कि वीट की वजह से बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होंगी, क्योंकि 2020 के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान अपना 50% से ज्यादा वीट जो है वो इंपोर्ट करता है रशिया या फिर यूक्रेन से। अब यहां भी सोचने वाली बात है,
देखिए, एक वक्त था कि पाकिस्तान वीट सरप्लस था, लेकिन आज पाकिस्तान इन हालात में पहुंच गया है कि हमारी वीट प्रोडक्शन विद टाइम गिरती चली जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान वीट एक्सपोर्टर से वीट इंपोर्टर बन गया। और ये सिर्फ 1-2 साल का नहीं है, बल्कि ये ट्रेंड काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो व्यूवर्स, ये थे कुछ बड़े रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं अपनी वीडियो की टाइटल की तरफ कि क्या पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा कि नहीं। पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट क्यों हो जाएगा। देखें, अभी पाकिस्तान का वाहिद सहारा जो है वो है IMF और IMF की रजामंदी। और IMF की रजामंदी इसमें है कि पाकिस्तान ऑयल सब्सिडी हटाए। ये जो पाकिस्तान $600 मिलियन की सब्सिडी दे रहा है, वो भी सिर्फ 1 महीने में, इसको पहले रिमूव करे। अब IMF को ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये सब्सिडी नहीं हटाई गई तो हमारे जो रिजर्व हैं वो तो गिर ही जाएंगे। फर्दरमोर, ये जो IMF हमें कर्जा देगा ना, ये भी हम सारा इसी में उड़ा देंगे। इसलिए IMF ने ये कंडीशन रख दी है कि भाई तुम ये सब्सिडी हटाओ और हमसे कर्जा ले लो। अब सुनने में ये बहुत आसान लग रहा होगा ना, लेकिन देखें, ये बात सुनने में जितनी आसान लग रही है, ये हकीकत में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस दिन इसके ऊपर से सब्सिडी हटाई, उस दिन महंगाई अपने उरूज पे पहुंच जाएगी, क्योंकि फ्यूल्स महंगे हो जाएंगे। पेट्रोल की प्राइसेस पॉसिबली 200 रुपीज के ऊपर चली जाएगी। फॉसिल फ्यूल्स महंगे होने की वजह से बिजली जो है, एनर्जी प्रोडक्शन जो है, वो भी महंगी हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, पाकिस्तान अपनी ज्यादातर एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके करता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इस सब्सिडी के हटाने की वजह से महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जो कि बहुत टाइम तक रहेगा और अपने साथ बहुत से लोगों को तबाह बर्बाद कर देगा। ऐसे मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। अभी इसी वीडियो पे बात करते हैं। यही वजह है कि इतनी इमरजेंसी की सूरत हाल के बावजूद गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी नहीं हटा रही, क्योंकि इस गवर्नमेंट के आने का सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि वो महंगाई को खत्म करने आई थी। अब उन्होंने ये क्या सोचकर बोला, ये तो इन्हें ही पता था। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। बहरहाल, गवर्नमेंट के लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर इसने ये फैसला लिया तो पॉसिबली आवाम जो है वो रोडों पे निकल जाए और मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज हो जाए। अब अगर गवर्नमेंट ये मुश्किल फैसला नहीं लेती तो IMF हमें कर्ज नहीं देगा। अगर IMF ने कर्जा नहीं दिया तो सऊदीया भी नहीं देगा, चाइना भी नहीं देगा, और इन द एंड अल्लाह ना करे पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट क्यों नहीं होगा। देखें, पाकिस्तान और IMF के बीच में काफी टाइम से बातें चल रही हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट ये कड़वा घूंट पी लेती है और ऑयल सब्सिडी हटा देती है तो IMF कर्जा दे देगा, या इसके अलावा अगर हमारी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से IMF को इस बात पर मना लेती है कि वो सब्सिडी हटाए बिना कर्ज दे दे, IMF जो है वो पाकिस्तान को कर्जा दे देगा। अगर IMF मान गया तो सऊदी अरेबिया भी मान जाएगा, चाइना भी मान जाएगा, क्योंकि इन्होंने यही कंडीशन रखी है कि आप पहले IMF से बात करें। अगर IMF मान जाएगा तो हम भी आपको कर्जा दे देंगे। और कुछ इस तरीके से अगर ये चीजें हुई तो पाकिस्तान पॉसिबली चांसेस हैं कि बैंकरप्ट नहीं होगा। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर पाकिस्तान इस दफा बैंकरप्ट होने से बच भी गया तो क्या ये कोई लॉन्ग टर्म गेम है? क्या पाकिस्तान कब तक कर्जे पे जिएगा? और एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पे, उन्होंने गलत नहीं कहा था। और तो पाकिस्तान को वेंटिलेटर पे पहुंचाने वाले भी ये पॉलिटिशियन है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को जब पहली बार चोट आई थी, यानी जब पाकिस्तान के पहली बार हालात खराब हुए थे, अगर उस वक्त ही पाकिस्तान को सही से मरहम किया गया होता, पाकिस्तान का ख्याल रखा गया होता, तो आज हमारा पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान बड़ा तंदुरुस्त होता। और सिर्फ पॉलिटिशियन की नहीं, हम सिर्फ अपने आप को देखें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमने क्या रोल प्ले किया है इस पाकिस्तान को पाइंदाबाद करने के लिए, क्योंकि बजाय तो आपको हर पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, लेकिन एक डेटा के मुताबिक सिर्फ 0.57% ऐसे लोग हैं जो कि इनकम टैक्स भरते हैं। यानी इस मुल्क से कमाना सबको है, लेकिन इस मुल्क को देना किसी को नहीं है। फिर देखें, मुल्क हो या फिर कोई बिल्डिंग, अगर उसके रिहायशी उस बिल्डिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो पहले तो बिजली जाएगी, फिर पानी जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्डिंग ही बर्बाद हो जाएगी। और पाकिस्तान के साथ भी कुछ यही हुआ है। और यहीं पे इस बात के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि देखें, पाकिस्तान जो इस बर्बादी के आलम में पहुंचा है, इसमें हर बंदे का किरदार है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का भी और ख़ुद पाकिस्तानी का भी। किसी का ज़्यादा किरदार है तो किसी का कम। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।